वो ये कि अगर आपने आधी सजा पूरी कर ली है तो आपको उसके श्योरिटी के ऊपर या बेल के ऊपर छोड़ा जाएगा। कि जुडिशरी के अंदर भी कॉलेजियम के जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उसको भी पूरी तरीके से ठीक करना जरूरी है। लेकिन कुछ जजेस हैं जो अपनी बात को संविधान के तौर पे रखना चाहते हैं, कुछ जजेस हैं जो उसको बिल्कुल अलग तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद ट्रायल का क्या महत्व हुआ, फिर हमारा जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसका क्या महत्व हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अधिकार है उनका क्या महत्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को समझना चाहिए कि सरकार इस तरह के कानून क्यों लाती है। बताइए कि इन दोनों में क्या भेद है, एक को आपने बेल दी, दूसरे को बेल नहीं दी। सभी वक्ताओं ने अपनी बात बड़ी स्पष्ट तौर से और बड़ी अच्छी तरीके से रखी। दो चीजें जो सामने आती हैं सुनने के बाद में, शाहजहां ने कहा कि अगर ये जो प्रोविजंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और यूएपीए के, वो इस तरह की प्रोविजन है जिसमें हम उनको चैलेंज करें, क्योंकि जब तक उसको चैलेंज नहीं करेंगे तो जुडिशरी क्या कर सकती है। तो उनका कहना था कि ये जितना अभी हम सब लोगों को परेशानी हो रही है या मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसकी जिम्मेदार स्टेट है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो जो उनका पक्ष है, जो व्यू है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसमें उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं। दूसरा पक्ष आता है कि क्या जुडिशरी अपना काम कर रही है, क्योंकि हम जब संविधान को देखते हैं तो ये पाते हैं कि कानून बनाना तो संसद का काम है, उन्होंने अपना कानून, लेजिस्लेचर का काम है, उन्होंने कानून बना दिया। और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे कानून पहले भी बनाए। टाडा, पोटा, जब पोटा खत्म होने वाला था और ये रिपोर्ट्स आ गई कि उसका किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, टाडा के बारे में भी ये कहा गया, पोटा के बारे में भी यही कहा गया, लेकिन उसके प्रोविजंस फिर ला करके उन्होंने यूएपीए के अंदर वैसे के वैसे उठा करके रख दिया और उसमें और स्ट्रिंजेंट बना दिया और कठोर बना दिया उनको। तो अगर लेजिस्लेचर अपना ये काम करती है, वो इस तरह के कानून को बनाना जो कानून बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर फर्ज किसका होता है कि इस स्थिति को देखे। क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो बात हो रही थी, और आप सभी जानते हैं कि संविधान का इंटरप्रिटेशन कौन करता है। संविधान का इंटरप्रिटेशन तो अल्टीमेटली जुडिशरी करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। तो अगर गलत कानून बने, कोई भी सरकार आकर के गलत कानून बना सकती है, कोई सरकार आकर के ये बोल सकती है कि संविधान में जो आपको अधिकार दिया गया है उस अधिकार को हम छीन लेंगे। अभी बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय, मैं उनसे परिचित हूं क्योंकि वो बहुत समय तक तो बाहर में रहे, उन्होंने आकर के बोल दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपने में बिल्कुल बेकार है, इसका कोई महत्व नहीं। कोई भी आकर के कोई बात बोल सकता है। प्रश्न ये भी उठता है कि सुप्रीम कौन है इन सब के अंदर? क्या न्यायपालिका सुप्रीम है, कार्यपालिका है, या लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं वो सुप्रीम है? कोई भी सुप्रीम नहीं है, संविधान हमारा सुप्रीम है। वो संविधान इसलिए क्योंकि वो संविधान हम लोगों ने दिया कि इसका क्रियान्वयन इस तरीके से होना चाहिए। तो संविधान का जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व हम लोगों के अंदर निहित है। हम इस बात को बता सकते हैं कि किस तरीके से संविधान का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, किस तरह से संविधान चलना चाहिए। और वो जो बात है वो इस तरीके से होती है कि आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, जिसमें लिबर्टी का एक बहुत बड़ा अधिकार है। मैं लिबर्टी से इसलिए क्योंकि अभी बेल के बारे में मैं कुछ कहूंगा। जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर 14 में 19 में अलग अलग रूपों के अंदर है, उसके अंदर निहित है। उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन उसकी रक्षा करेगा? रक्षा करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को दिया है, हमारे कोर्ट्स को दिया है। इसलिए कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि लोगों के अधिकारों की, लिबर्टी जिससे बोलते हैं, उसकी पूरी रक्षा करें। अब मैं आपको पुरानी बात बताता हूं
पहले कोर्ट की बात करूंगा, फिर मैं दूसरी बात करूंगा कि कोर्ट क्या हमारा जो लोगों का परसेप्शन है, लोगों का देखने का देख रहे हैं कोर्ट को कि क्या वो एक पक्षीय तरीके से बात कर रहा है या उसके अंदर एक बैलेंस है, एक तुलना है कि वो एक गरीब आदमी को उसी दृष्टि से देख रहा है जैसे वो एक अमीर आदमी को देख रहा है, वो जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है पॉलिटिकली उसको भी वैसे देख रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति जैसे कोई समाज सेवी है या कोई एक्टिविस्ट है जो अपनी बात को उठा रहा है उसको भी क्या उसी तरीके से देख रहा है। अब मान लो कोई एक्टिविस्ट ये बात बोलता है या हम सब लोग जैसे बैठे हुए एक बात हम लोगों के बीच में उठती है कि जो सीए का कानून आया वो कानून संविधान रूप से इस तरीके से गलत है। अब इस बात को कहना कि संविधान के तौर पर ये गलत है, ये तो कोई अपराध अपने में नहीं हुआ, क्योंकि आपका एक विचार हो गया। कोई ये भी कह सकता है कि ये आपने जो बोला ये विचार ठीक नहीं है, ये संविधान के अनुरूप है, लेकिन ये तो अपने अपने कहने की बात हो गई कि आप अपनी बात को कैसे कहते हैं, और ये कहने की स्वतंत्रता भी हो गई आपकी। जो पुरानी मैं आपको बात बता रहा था, जब मैं कह रहा था कि क्या न्यायपालिका दो पक्षों को एक साथ लेती है, शायद मालूम होगा आप बैठे हुए हैं, थापर का जो केस था, कितना पुराना केस था, जैसे वेंकटरमैया के सामने आया, 12 बजे जाकर के उनको बेल ग्रांट कर दी। उस समय ये ऑब्जेक्शन उठा बार की तरफ से, और ये कहा भी गया कि आपने जो बेल दी है, क्योंकि अमीर व्यक्ति है उसको आप क्या गरीब आदमी की बेल इसी तरीके से देते हैं? गरीब लोगों की जो बेल एप्लीकेशंस हैं वो तो महीनों सालों तक पड़ी रहती हैं। मतलब किसी बेल एप्लीकेशन का सालों तक पड़ा रहना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम जानते हैं कैसे पड़ी रहती थी। तो उसके बाद में एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और एक लंबा चौड़ा उन्होंने निर्णय दिया। उस निर्णय में उन्होंने बताया कि हमारा जो पूरा सुप्रीम कोर्ट है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट गरीबों के लिए बना है और गरीबों की बात तय ही हम करते हैं। फिर उन्होंने अपने को समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से थापर को उसमें बेल दी गई, लेकिन वो बात वहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर केस आता है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव होता है, या वो जो अभी इस समय की सरकार है उससे इस तरह से संबंधित रहता है, और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को बेल ग्रांट करना हो तो उसकी सुनवाई केवल घंटों नहीं दिनों तक चलती है। और मैं हमेशा कई बार बात होती है, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे भी कई बार बात हो जाती है, मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे आप ये बताइए कि बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के अंदर ऐसी क्या बात होती है कि आप दिनों तक घंटों तक इसकी सुनवाई करते हैं? क्या देखते हैं उसके अंदर बेल के लिए? जबकि जस्टिस कृष्णैया ने उस जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा, बेल को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जजमेंट का उन्होंने उदाहरण दिया, जिसमें बोला कि बेल का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को ये इंश्योर करना कि वो जो ट्रायल कंडक्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। किस तरह से उसको इंश्योर करना है, उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, केवल वो होता ना। तो उन्होंने कहा कि ये जब आया कि बेल नॉट जेल, और ये कि आपकी इनोसेंस जब तक है तब तक आपको गिल्ट करार नहीं दिया जा सकता, उसको लेते हुए उन्होंने कहा इसलिए जरूरी है स्वतंत्रता, क्योंकि हम ट्रायल को महत्व देते हैं, जो ट्रायल होता है, और ट्रायल तभी ठीक हो सकता है जब वो व्यक्ति स्वतंत्र होगा, क्योंकि वो अपने केस के बारे में सोच पाएगा, वो ये बता पाएगा कि मेरे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन ने कहा है वो बिल्कुल गलत है, या मेरे पास ये डिफेंस है। लेकिन अगर उसको आप जेल में रखेंगे तो उसका ट्रायल किस तरीके से ठीक तरीके से होगा? तो हमारी जो पूरी की पूरी प्रणाली है बेल की, ये इतनी विशेष है, ये इतनी गलत है कि बेल के बारे में अभी अच्छा दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट के बाद जजमेंट देख लीजिए। अभी मैं एक रिसेंट जजमेंट दे रहा था शाहजहान को, उसके बारे में बताया भी मैंने, बहुत बढ़िया जजमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी की जो पोजीशन है, जो आपने अपने पेपर में लिखा है वो वैसा के वैसा लिखा हुआ इधर, इसमें लिखा है प्रिवेलिंग सिचुएशन, जेल्स इन इंडिया आर फ्लडेड विद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। दी स्टैटिस्टिक्स प्लेस्ड before us would indicate that more than 2/3 of the inmates of the prisons constitute under trial prisoners.
of this category of prisoners, majority may not even be required to be arrested despite registration of a cognizable offence, being charged with offences punishable for 7 years or less. वो इसलिए है कि एक जजमेंट अनिश कुमार का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो 7 साल और 7 साल से कम होती है उसके अंदर तो आपको गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा उनको यही मालूम नहीं कि क्या है, उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है आपने। दे आर नॉट ओनली पुअर एंड इलिटरेट, जो लोग इस तरह के हैं, बट ऑल्सो वुड इंक्लूड विमेन। Thus, there is a culture of offense being, thus there is a culture of offense being inherited by many of them. As observed by this court, it certainly exhibits the mindset, a vestige of colonial India on the part of the investigating agency. Notwithstanding the fact arrest is a draconian measure resulting in curtailing of liberty and thus to be used sparingly. In a democracy, there can never be an impression that it is a police state, as both are conceptually opposite to each other. हम जो बात कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने वैसी की वैसी बात यहाँ पर लिखी है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें कोई कमी नहीं। अगर आज हम रेजोल्यूशन कोई पास करें तो शायद हम यही बात कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन ये कहने के बाद भी इसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? डी के बासु की गाइडलाइंस आपके पास है, अनिश कुमार की गाइडलाइंस आपके पास है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। दोनों में लिखा हुआ है, उन दोनों को कोई फॉलो नहीं करता है। ये जो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इस जजमेंट के अंदर भी उन्होंने गाइडलाइंस दी है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में प्रोविजन जो दिया है 436 से, आई सपोज सीआरपीसी के अंदर, वो ये कि अगर आपने आधी सजा पूरी कर ली है तो आपको उसके श्योरिटी के ऊपर या बेल के ऊपर छोड़ा जाएगा। बाद में एक उन्होंने डायरेक्शन दिया दूसरे केस के अंदर कि ये जरूरी होगा उसके अंदर 15 दिन में, महीने भर में, कि मजिस्ट्रेट वहां बैठ करके सुनवाई करे और जो लोग अंडर ट्रायल है उनको छोड़ा जाए। हमारे इस तरह के फैसले हैं, इस तरह के डायरेक्शंस हैं, लेकिन उनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। हमारे पास संविधान है, संविधान का पालन नहीं होता। बेल एप्लीकेशन जिस तरीके से सुनी जाती हैं उसका कोई अपने में मुझे नहीं लगता रीजन और रैशनल है। अगर रीजन यही है, अगर आपको ये देखना है कि उसको इंश्योर करना है उसकी प्रेजेंस है, तो अपने में काफी नहीं है। सीआरपीसी का कम से कम जो अक्सर लागू होता है सबके ऊपर, उसका तो प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेशन हमारे पास अभी जजमेंट्स के अंदर है और उसके इंटरप्रिटेशन के बेस पे हम कह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन के अंदर भी, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिसेंटली बोला कि बेल एप्लीकेशन जो नीचे होती हैं ट्रायल कोर्ट में, वो इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उसको डर लगता है बेचारे को। उसको ये डर लगता है कि अगर वो कानून को अप्लाई करेगा तो कल को उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी शुरू हो जाए कि इतने सीरियस केस में आपने बेल क्यों दे दी। ये हम लोगों ने बाबू की तरह जो अच्छे ऑनेस्ट मजिस्ट्रेट अगर हैं तो, और इसमें कोई शक नहीं कि ऑनेस्ट जजेस हैं, प्रोपोर्शन जरूर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे जजेस नहीं हैं, मजिस्ट्रेट्स अच्छे नहीं हैं। आप लोअर जुडिशियल में देखें तो आपको बहुत अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स दिखाई देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर पाता। बड़े लेवल के ऊपर आकर के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं और ये लालसा जो होती है जजेस की, और जो कॉलेजियम और सबकी बात है, बिल्कुल ठीक आपने बोला कि कॉलेजियम भी उसी का एक रूप है। वो ये कि आप अपने जो कमिटेड जजेस हैं उनको ला करके रख दीजिए ताकि सारी बात ही खत्म हो जाएगी, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा। आपने कहा, उन्होंने समझा और लॉ का एक इंटरप्रिटेशन दिया, बात खत्म। इस तरह की जुडिशरी को बनाने की एक तरीके से मुझे लगता है कोशिश है, अगर साजिश ना बोलूं तो कोशिश जरूर है कि हम इस तरह पर, लेकिन ठीक है हमारी जुडिशरी उसको कहां तक उन चीज़ों को रोक पाएगी वो अपने में हम लोगों को देखना है, और उसके लिए हम सब लोगों को साथ रहना। हालांकि ये जरूर है कि जुडिशरी के अंदर भी कॉलेजियम के जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उसको भी पूरी तरीके से ठीक करना जरूरी है, लेकिन वो एक दूसरी तरफ मैं चला जाऊंगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। हमें सिर्फ ये जानना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी जैसी बात है
और उस लिबर्टी का इंटरप्रिटेशन बार बार किया गया कि हमें बेल नॉट जेल, और किस बेसिस के ऊपर कहा, इसको एक्सटेंड किया। ये जो जजमेंट बता रहा हूं इसमें सारे देशों की बात उन्होंने कही कि किस तरीके से बेल दी जाती है। कहीं पर बेल का इतना स्ट्रिंजेंंट प्रोविजन नहीं होता जिस तरीके से बेल और बिना कारण पे डिनाई कर दी जाती है। आपको तमाम उदाहरण दिए गए, मैं उनके सबके नाम नहीं बताना चाहूंगा। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कंपैरिजन स्टार्क रियलिटी में दिखता है। एक तरफ जिनको बेल ग्रांट कर दी, दूसरों को डिनाई कर दी। अभी मैंने उदाहरण दूं आपको, अरूप भैया जो एक आसाम से केस आया था, मैं इसलिए जरूरी होगा उसको बताना क्योंकि बेल के संबंध में था। वो बेल इसलिए दी गई क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। वो एक मेंबर जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, उसका मेंबर था, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। जस्टिस मार्कंडेय काटजू के सामने आया, उन्होंने उस प्रोविजन को बोला कि ये प्रोविजन अमेरिकन जजमेंट्स को बताते हुए कि दिस गिल्ट बाय एसोसिएशन ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। केदारनाथ के केस में भी उसमें कहा है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा। तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है तो इसको बेल देनी चाहिए। ये सरकार ने वो जितने भी जजमेंट थे, 2-3 जजमेंट हैं, उसको फॉलो करते हुए कि केवल मेंबर होना अपने में कोई गुनाह नहीं है, उसका रिव्यू फाइल किया। अभी 3 जज बेंच के सामने मैंने आर्ग्यू किया, अभी वो पेंडिंग है। लेकिन व्यू यही था कि अगर लेजिस्लेचर ने कह दिया है कि अगर आप मेंबर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो काफी अपने में, इसका मतलब यह हुआ, आप इसका ड्रैकोनियन नेचर को समझिए कि अगर आप मेंबर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और आप मेंबर हैं, कुछ नहीं, आप मेंबर बन गए, आपने कुछ नहीं किया, आप कोई कंट्रीब्यूशन सेंस में नहीं है, आपने कोई ओवरटेक नहीं किया, पार्टिसिपेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर मेंबर होने की वजह से ही आपको सजा हो सकती है, क्योंकि उसमें गवाही क्या आएगी? गवाही तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि आप मेंबर हैं। सब खत्म हो गया, सारा ट्रायल हो गया, बेल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सजा हो गई। इस तरह के ड्रैकोनियन प्रोविजन अगर बनते हैं और उसमें जो रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिलता है सुनते हुए जजेस को, तो ये लगता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ जजेस हैं जो अपनी बात को संविधान के तौर पे रखना चाहते हैं, कुछ जजेस हैं जो उसको बिल्कुल अलग तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हैं। एक लगता नहीं है, एक समरसता है, एक उसके अंदर यूनानिमिटी है, एक सिंथेसिस है, ये कहीं नजर नहीं आता। ये नहीं नजर आने की वजह से ही आम लोगों को दिक्कत होती है। तो हमको ये बात जैसा बताया उन्होंने कि केवल उन कानून, जहां तक कानून का प्रश्न है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है, जैसे शाहजान ने बताया कि हम उसको चैलेंज करें, अब मुझे कोई ऐसा ग्राउंड उसमें समझ नहीं आता। अगर हम पूरे बेल जूरिस्प्रूडेंस को देखें और लिबर्टी के पूरे कंसेप्ट को देखें तो ये प्रोविजन कहीं स्टैंड कर सकता है, चाहे वो यूएपीए का हो या वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोविजन हो। ये स्ट्रेटेजी तो अलग बात है कि इसको चैलेंज करना है, नहीं करना है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली विथस्टैंड कैसे कर सकते हैं? इन प्रोविजंस को किस बेसिस के ऊपर करेंगे? क्या आप बोलेंगे कि नहीं, इस व्यक्ति को जेल में रखा ही जाए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसके बाद ट्रायल का क्या महत्व हुआ? फिर हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसका क्या महत्व हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अधिकार है उनका क्या महत्व हुआ? और मुझे लगता है कि इसको देखते हुए कि क्या सिचुएशन है, उनको कैसा भी हो, इवन जिसके खिलाफ, और आपको मालूम है 1% कन्विक्शन था, ये तो ठीक है कि वो बोलते हैं कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में और कोई आपके खिलाफ उन्होंने कोई चार्ज लगा दिया, लेकिन वो चार्जेस कभी प्रूव नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को समझना चाहिए कि सरकार इस तरह के कानून क्यों लाती है। वो ये इसलिए लाती है कि आपको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में सालों तक आप सड़ते रहें, और उसके बाद में जब ट्रायल का समय है तो आप छूट जाए तो कोई बात नहीं, उनकी जो मंशा थी वो पूरी हो गई कि आप जेल में इतने साल रह लिए। ये बात समझ करके ही जुडिशरी को आगे बढ़ना चाहिए। जुडिशरी का दायित्व तो बहुत बड़ा है। जहां तक जो इस तरह के विशेष तरीके के जो कानून बन रहे हैं और उनका जो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन उससे हम लोग उसको किस तरीके से रोक सकते हैं? हम अपने, ये ठीक है कि उसके खिलाफ रेजोल्यूशंस पास करें, ये कानून गलत है, जैसे सीए के खिलाफ किया, दूसरे कानून के खिलाफ किया, लेकिन सिर्फ फार्मर्स का बहुत बड़ा आंदोलन रहा उस कानून को, जिसकी वजह से उनको विड्रॉ करना पड़ा। ये चीज तो एक जगह हो गई। दूसरा ये है कि हम किस तरह से कोर्ट को अपनी बात बताएं कि निष्पक्ष रूप से आपको फैसले करने चाहिए। और इस जजमेंट के अंदर ये भी बताया कि बेल के बारे में
कानून स्पष्ट नहीं है, इसलिए बेल के बारे में अलग तरीके का कानून लाना चाहिए। एक जगह पर उन्होंने बोला कि ये जो स्पेशल लॉज हैं, ये स्पेशल लॉज के अंदर भी आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने बताया कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन, तो ये जो सारी चीजें हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेल का कानून लाए, हमको ये कहना चाहिए और इसके बारे में लिखना चाहिए जगह जगह, इंस्टांसेस देते हुए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंस्टांसेस देते हुए बताइए, एक खाने में एक को रखिए, दूसरे में दूसरे को रखिए, बताइए कि इन दोनों में क्या भेद है, एक को आपने बेल दी, दूसरे को बेल नहीं दी। ये चीजें सामने आनी चाहिए ताकि जुडिशरी को वास्तव में अपना दर्पण देख करके जिससे बोले ये समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम संविधान का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं जो लोगों के हित में होना चाहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।